हेलो एवरीवन, आप सभी का गोला क्लासेस में मैं वेलकम करती हूँ। तो आज हम देखेंगे मेंस डे में इकोनॉमी। तो इकोनॉमी के क्या है कंसेप्ट, चाहे प्रीलिम हो मेंस हो, यहीं पे आपको मिलेगा। तो मेरे साथ इकोनॉमी पढ़ने के लिए गोला क्लासेस को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन दबा देंगे, क्योंकि इकोनॉमी को बहुत सिंपल वे में मैं आपको समझाऊंगी। तो चलिए आज हम देखते हैं आज हम आपके लिए क्या सवाल लेके आए हैं। तो आज आपके जो स्क्रीन पे सवाल दिख रहा है वो इन्फ्लेशन से है। तो आप देख रहे हैं आजकल बहुत चर्चा में है महंगाई। भाई टमाटर का प्राइस तो ज्यादा ही, दूध का प्राइस बहुत इंक्रीज हो रहा है और ये पूरे एक साल से हम देखते आ रहे हैं। तो ये क्या है, कैसे है, हम क्या करेंगे। तो चले, जैसे कि आपको पता है कि यहाँ पे हम देखेंगे इन्फ्लेशन। तो हाईलाइट द इफेक्ट ऑफ सस्टेन हाई इन्फ्लेशन ऑन बिजनेस, कंज्यूमर एंड ओवरऑल इन्वेस्टमेंट इन इंडिया। तो अगर हाई सस्टेन मतलब लगातार लंबे समय से इन्फ्लेशन होगा तो बिजनेस पे, कंज्यूमर पे और ओवरऑल इन्वेस्टमेंट पे क्या फर्क होगा हमारे इंडिया में, तो इसको देखते हैं। तो चले, जैसे कि हमें पता है इंट्रोडक्शन, बॉडी, फिर कंक्लूजन करेंगे। तो इंट्रोडक्शन में सबसे पहले सस्टेन हाई इन्फ्लेशन बोलेंगे जब लगातार क्या कॉन्टिन्यूस या फिर परसिस्टेंट या कॉन्टिन्यूस राइज इन प्राइस होता है दोनों गुड्स एंड सर्विसेज दोनों को, और वो क्या हो जाता है, हमें इन्फ्लेशन बोलते हैं। हम इसको इन्फ्लेशन, वो इंडियन इकोनॉमी में इन्फ्लेशन आ गया, सस्टेन है, राइट। अब देखिए कोई एग्जाम्पल है, सच में आप सही बोल रहे हो तो यहाँ पे एग्जाम्पल, राइट, यहाँ पे एग्जाम्पल जरूर कोट करेंगे कि हाँ इनको सच में एक्चुअल सिनेरियो पता चल रहा है, ये बड़े अवेयर हैं ऐसे। तो यस, अगर हम देखें जून 2023 और को, तो इन्फ्लेशन जो सीपीआई है, अब हमारा सीपीआई कैलकुलेट होता है 2014 से। तो 2014 से हम सीपीआई करते हैं, तो सीपीआई का एग्जाम्पल कोट करेंगे, वो 7.1% हाईएस्ट सिंस द मई 20। अगर देखें 2023 में सीपीआई 7% से इंक्रीज हो रहा है। तो आपको कैसे पता चला कि इन्फ्लेशन 7 से है, तो इसको इन्फ्लेशन महंगाई करेंगे, क्योंकि अगर 2 to 6% के रेंज पे होगा तो हम उसको क्या कहेंगे, उसको इन्फ्लेशन नहीं। अगर 6% से ज्यादा हो जाता है तो इन्फ्लेशन। ना इकोनॉमी में 2% से कम होना चाहिए, ना 4% से ज्यादा। अभी तो आप बोल रहे थे 6%, 4% क्या। अब इकोनॉमी में स्टूडेंट लैग वेरिएबल होता है। लैग क्या होता है, जो आज आप काम करोगे 4 साल बाद करोगे। तो जो मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसी है वो 4%, जब 4% होगा तब इसे काम करना स्टार्ट करेंगे, फिर जाके 6% पे। अगर वो 6% से करते हैं तो कहीं 10% पे वो जाके कंट्रोल कर रहे, तो इकोनॉमी तो खराब हो जाएगी, अनस्टेबल हो जाएगी, बहुत वर्स कंडीशन हो जाएगा। तो ऐसे नहीं करना, ओके। तो अभी हमने बोला 7%, इट मीन्स इकोनॉमी इन्फ्लेशन। और एक साथ परसिस्टेंट, ये नहीं कि आज राइज होगा कल कम हो जाएगा तो हम उसको इन्फ्लेशन बोलेंगे, नो। और यहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज दोनों होंगे, ओके। गुड्स एंड सर्विसेज दोनों के प्राइस राइज हो जाएंगे तो हम उसको इन्फ्लेशन कहेंगे। अब देखिए हाई इन्फ्लेशन कैसे पता चलता है कि हाँ इन्फ्लेशन है, अगर राइजिंग फूड प्राइस, फ्यूल प्राइस, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। कैसे पता चला आपको इन्फ्लेशन? अरे दूध लेने गए, वहां पे बहुत महंगा हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट महंगा हो गया। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट क्यों महंगा हो गया? क्योंकि जो इंपोर्ट कर रहे हैं ऑयल वो महंगा हो गया। तो कॉन्सिक्वेंस हुई, और ये जो चीजें हो रही हैं लगातार, तो हमने बोला इन्फ्लेशन। तो मीनिंग लिखिएगा, मीनिंग लिखने के बाद आप जरूर एग्जाम्पल कोट करेंगे, तो ये जो आपके आंसर को बहुत अच्छा। तो सेकेंड फेज पे आ जाते हैं, इंट्रोडक्शन कर लिया। अब हम देखेंगे इम्पैक्ट कौन कौन जो पूछा गया, बिजनेस पे, कंज्यूमर पे और इन्वेस्टमेंट पे क्या इम्पैक्ट होगा। तो देखिए सबसे पहले बिजनेस का देखते हैं। बिजनेस मतलब प्रोड्यूसर पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखते हुए इस आंसर को लिखेंगे कि अगर उनका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज हो गया, इट मीन्स उनको क्या होगा, ज्यादा। वो क्या है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, उनका रॉ मटेरियल, उनका लेबर कॉस्ट इंक्रीज हो गया,
वो अपने घर से तो देंगे नहीं, तो प्राइस राइज कर देंगे, और प्राइस राइज होगा तो कंज्यूमर बोलेगा बड़ा महंगा हो गया। तो जब कॉस्ट एस्केलेशन हो जाएगा, इंक्रीज हो जाता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, लेबर कॉस्ट, रॉ मटेरियल्स इंक्रीज हो जाता है, तो हमने देखा कि प्रोडक्शन कॉस्ट इंक्रीज हो रहा है, और ये होता है तो बिजनेस पे इम्पैक्ट, कोई नहीं खरीदे, राइट, कोई नहीं करेगा। क्या आपके पास कोई एग्जाम्पल है कि इंडिया में ऐसा कुछ हुआ? एग्जाम्पल जरूर कोट करेंगे स्टूडेंट। तो अगर देखें 2011-12, राइट, इंडियन इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस 12% ऑफ स्पाइक इन इनपुट कॉस्ट। इनपुट कॉस्ट में इंक्रीज हुआ है, जिसको एग्जाम्पल से हमने देखा। एग्जाम्पल जरूर देंगे मैम, ये एग्जाम्पल्स कहाँ से देखे? तो यहाँ पे आपको अगर इंडस्ट्रीज से रिलेटेड है, कॉमर्स में जाइए, कॉमर्स, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, वहाँ वेबसाइट पर देखिए। आरबीआई से कहाँ से लेना है, अगर M3 आ गया तो आरबीआई के वेबसाइट पे जाइए, खुद ढूंढिए, या फिर योजनाएं पढ़े, वहां पे आपको एग्जाम्पल, जितना आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे वहां पता होगा। और यहाँ पे ईयर लिखेंगे, जब भी 12% लिख रहे, कोई आपके पास कोई ईयर है, ईयर भी नोट करेंगे, राइट, वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। सेकेंड पॉइंट हम लिखेंगे प्राइस वोटेलिटी। प्राइस वोटेलिटी मीन्स इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है, अनस्टेबल है, स्टेबल नहीं है, और अनस्टेबल होगा तो जो कंज्यूमर का ट्रस्ट खराब हो जाएगा। कंज्यूमर बोलेंगे कि कभी तो इंक्रीज कर रहे हैं, कभी डिक्रीज कर रहे हैं, जो उनको पता था कि यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है, राइट, ये बोलेंगे, तो वो ब्रांड से उनकी जो लॉयल्टी है, जो वो खरीदते हैं, वो कम हो जाएगा, फिर इफेक्ट पड़ेगा, राइट, ये इफेक्ट पड़ेगा। कोई एग्जाम्पल है देखे तो टाटा मोटर जो है वो फ्रीक्वेंटली अपनी जो व्हीकल प्राइस इंक्रीज डिक्रीज कर रही हैं, ये चीज है। तो यहाँ पे हमने एग्जाम्पल कोट कर दिया, ये क्या है, ड्यूरिंग 2007 और 8, तो ये पीरियड, क्योंकि उस टाइम क्या हुआ था, इकोनॉमी क्राइसिस हो गई थी। तो लेकिन कोई भी एग्जाम्पल स्टूडेंट देंगे तो वहाँ पे ईयर जरूर मेंशन करेंगे आप। चलिए आगे देखते हैं, ऑपरेशनल डिस्टरप्शन। डिस्टरप्शन मतलब कि हाई इन्फ्लेशन, कांस्टेंट एडप्शंस इन सप्लाई चेन। जैसे ही आपका डिमांड एंड सप्लाई घट इधर उधर हुआ और इकोनॉमी में कॉन्सिक्वेंस हुई, ना ही ज़्यादा डिमांड होना चाहिए, ना ही ज़्यादा सप्लाई होना चाहिए। जैसे ही ये इक्विलिब्रियम लेवल से जाएंगे, आपकी इकोनॉमी में या तो इन्फ्लेशन होगा या डिफ्लेशन। तो जैसे ही डिमांड हो रहा है वैसे ही सप्लाई करेंगे तो ठीक है, लेकिन क्या होता है कि डिमांड करने के बाद अगर सप्लाई नहीं, ऑपरेशनल, राइट, जब वो जेस्टेशन पीरियड में लैक हो जाती है ना, तो फिर प्रॉब्लम आ जाती है और वहीं पे महंगाई आ जाता है। अगर देखिए कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज, तो इनकी रिपोर्ट आई है कि सप्लाई चेन डिस्टर्ब हुआ और ड्यू टू कॉस्ट फ्लक्चुएशन, राइट, कॉस्ट। अब जब ऑयल ही इतना महंगा आ रहा है तो सप्लाई, रशिया यूक्रेन वॉर, एक्सटर्नल इकोनॉमी में इफेक्ट, तो ये प्रॉब्लम हो गई। तो ये भी एग्जाम्पल तो कोट कर सकते हैं, लेकिन किसी ने रिपोर्ट दिया है, ये लिखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अब देखेंगे कंज्यूमर पे क्या है। कंज्यूमर की परचेजिंग पावर रिड्यूस हो रही। पहले 100 रुपए से बहुत कुछ खरीद पाते थे, अब 100 रुपए से कुछ नहीं, सिर्फ एक ही चीज, कोई महत्व ही नहीं है 100 रुपए का। तो ये परचेजिंग पावर इरोजन, कम हो जाना, वर्ड यहाँ पे इरोड लिखेंगे, इरोजन लिखेंगे, बहुत अच्छा लगेगा, राइट। तो ये होती है उसकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। अब वो खरीद नहीं पाएंगे, अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, तो उनकी लिविंग स्टैंडर्ड खराब हो जाएगी, यस। तो कंज्यूमर पे इफेक्ट हुआ, ये हुआ। अगर देखें ओवर 5 ईयर पीरियड 12 से 17 कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स सो क्यूमुलेटिव इंक्रीज, जो ये डिमिनिश करेगी रियल इनकम। रियल इनकम क्या होता है, 100 रुपए से 100 रुपए हाथ में, वो मनी इनकम। 100 रुपए से खरीद कितना पा रहे हैं, ये होता है रियल इनकम, राइट, खरीदना, परचेजिंग पावर होता है। फिर अल्टर कंजम्पशन पैटर्न।
अब क्या होता है, पहले 100 रुपए से बहुत कुछ आप खरीद पा रहे थे, तो सप्लाई भी उसी अकॉर्डिंग होता था। लेकिन अब क्या है, इतनी महंगाई है तो 100 रुपए ही हमारे पास, तो हम सिर्फ बेसिक नेसेसरी ही हम करेंगे अफोर्ड, और चीज़ें नहीं करेंगे। तो और चीज़ आपकी इकोनॉमी में सप्लाई नहीं होगा तो ओवरऑल इकोनॉमी में क्या हो जाएगी, डेवलपमेंट नहीं होगी। तो लोग क्या करते हैं, सिर्फ एसेंशियल गुड्स ही अफोर्ड कर पाएंगे, क्योंकि इतनी इनकम ही नहीं है, इतना महंगाई है, खरीदेंगे नहीं, उनकी क्या हो जाएगी, ट्रस्ट नहीं होगी, या फिर वो उनकी मोरल डाउन हो जाएगी। कोई बात नहीं, रोटी कपड़ा हम खा के मस्त हैं। तो ये कंजम्पशन पैटर्न क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा, राइट। सिर्फ नेसेसरी लग्जीरियस कोई आइटम पे नहीं जाएंगे। अगर देखिए एग्जाम्पल यहाँ पे देखेंगे, रिसर्च बाय द सेंट्रल ऑफ मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, देखिए कंज्यूमर प्रायोरिटाइज क्या कर रहे हैं, सिर्फ नेसेसरी ओवर नॉन एसेंशियल आइटम। नॉन एसेंशियल मतलब कि जो जरूरत के हिसाब से नहीं है वो है। तो ये कौन है, रिसर्च दिया गया है किनके द्वारा, सेंट्रल ऑफ मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के द्वारा। ओके, तो ये कोट जरूर करेंगे, तो इसके लिए आपको मैगजीन्स पढ़ने पड़ेंगे, राइट। तब एग्जाम्पल जितना देंगे वही आपको उस क्वेश्चन का आंसर डिफरेंस से, किसी और के कॉपी से डिफरेंट करेगा आपको। फिर आता है सेविंग इम्पैक्ट। यहाँ पे कौन कौन फिक्स डिपॉजिट कराता है। मान लो कि आपने बोला कि 100 रुपए मैं जमा कराऊंगा, 2 साल बाद मुझे 2% मतलब 4% ले लेते हैं, 4% से आपको इंटरेस्ट। अभी हमने देखा 7% से इकोनॉमी में इन्फ्लेशन, तो क्या फायदा, आपने अपनी रियल कंजम्पशन को रिड्यूस किया कि फ्यूचर में रिटर्न आएगी, और फ्यूचर में तो कोई रिटर्न ही नहीं आया। जो आपकी रिटर्न आई उससे ज़्यादा इन्फ्लेशन इंक्रीज हो रहा है। तो सेविंग इम्पैक्ट, रियल रिटर्न ऑन सेविंग क्या हो जाता है, डिस्करेज हो जाता है स्टूडेंट। तो देखिए रिजर्व बैंक ऑफ एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल एनुअल रिपोर्ट, आरबीआई एनुअल, जैसे कि अभी बताया मंथली रिपोर्ट से है, या फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट से आप एग्जाम्पल कोट करेंगे। तो रिपोर्ट हाईलाइट क्या करते हैं कि इन्फ्लेशन ने क्या किया है, रियल रेट, लोगों की जो सेविंग रेट थी वो कम कर दिया गया। जैसे कि कोट, आपको 100 रुपए से 7%, मान लीजिए 6% रेट हो, ज़्यादा से ज़्यादा 6%, इकोनॉमी तो 60% से इन्फ्लेशन इंक्रीज हो रही है, इसीलिए एक बॉन्ड आया है, इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड। ओके, कभी डिस्कस करेंगे हम। तो ये प्रॉब्लम हो जाती है। अब डेटर पे इफेक्ट होता है या क्रेडिटर पे, बड़ी कंफ्यूजन होती है। देखिए इन्फ्लेशन से क्या होता है, जो डेबिटर होता है उसको फायदा होता है, और क्रेडिटर क्या होता है, उसको नुकसान होता है। ये कैसे, क्रेडिटर को तो रिटर्न मिलेगा, और रिटर्न मिलेगा तो उसको फायदा होना चाहिए, आप तो बोल रहे हैं उसको नुकसान होता है। वो इसीलिए आप वही फिक्स डिपॉजिट की बात लेके चलते हैं। क्रेडिटर क्या करेगा, 100 रुपए देगा और उसको बोलेगा उसके 20 रुपए उसको रिटर्न मिलेगा। लेकिन इन्फ्लेशन तो इकोनॉमी से हाई हो रही है, उसको जो रिटर्न मिला उसका कोई एक्चुअली नहीं है, उसका कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, उसकी परचेजिंग पावर तो कम ही रह गई। लेकिन डेबिटर को उस इन्फ्लेशन के दौरान क्या हुआ, कम ही देना पड़ा। हम एक आपको एग्जाम्पल से समझाते हैं। क्रेडिटर पैसा देने वाला, डेबिटर पैसा लेने वाला। एक एग्जाम्पल 1996 का लेते हैं और एक एग्जाम्पल 2023। क्रेडिटर ने बोला डेबिटर को कि मैं 100 रुपए दे रहा हूँ, कल मुझे 150 रुपए दे देना। लेकिन क्रेडिटर को इतने सालों बाद जब उसको रिटर्न मिलेगा, तो पहले वो 100 रुपए में एक पेप्सी खरीद पा रहा था, अब 150 में वही पेप्सी, क्योंकि इन्फ्लेशन इंक्रीज हुई है, परचेजिंग पावर रिड्यूस हो गया। ऐसा ही है, राइट, ऐसा ही है। लेकिन डेबिटर को क्या होगा, वो क्या होगा, 150 जो है उसको क्या कम पैसा देना पड़ेगा, राइट। इन्फ्लेशन है, उसको तो उसी टाइम वाला पैसा देना पड़ेगा, इस टाइम वाला पैसा तो नहीं देना पड़ेगा। इसीलिए क्रेडिटर को नुकसान होता है। फिक्स डिपॉजिट जो कि अभी मैंने बताया, क्रेडिटर को नुकसान होता है, डेबिटर को फायदा होता है।
क्योंकि उसमें 1996 में जो डील हुई थी उसके मुकाबले उसको देना पड़ेगा और उसको इन्फ्लेशन से फायदा हो गया। तो इस प्रकार से क्रेडिटर को क्या होता है, नुकसान, और डेबिटर को क्या होता है, फायदा। राइट, इन्फ्लेशन, हाई इन्फ्लेशन फेवर डेबिटर और क्रेडिटर को क्या हो जाता है, उसको रियल रिटर्न जो मिला वो डिमिनिश, कोई फायदा ही नहीं, उसकी परचेजिंग पावर तो उतनी ही रही, राइट, या कम हो गई। जो पहले वो 100 रुपए में एक पेप्सी खरीदता था, अब 150 में एक पेप्सी खरीद रहा है, तो क्या फायदा। तो ये चीज याद रखिएगा। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद, उन्होंने केस स्टडी किया और उन्होंने बोला हाई इन्फ्लेशन जो है बेनिफिट करता है डेबिटर। तो ये सारी चीजें कोड करेंगे स्टूडेंट, बहुत अच्छा आपको रिस्पॉन्स मिलेगा एग्जामिनर से, कॉपी चेक करते हुए बता रहे हैं हम आपको। चलिए, इन्वेस्टमेंट पे क्या फर्क पड़ता है। अब सबसे पहले इन्वेस्टमेंट क्या होती है स्टूडेंट, प्लानिंग होती है। आपने प्लानिंग करा कि पूरे जो साल है या पूरे 6 महीने में क्या मैंने करना है, लेकिन इन्फ्लेशन आ गई, आपका पूरा प्लान डिस्टर्ब हो गया, राइट, पूरा प्लान खराब हो गया। तो अनसर्टेनिटी, आज प्राइस ज़्यादा है, कल प्राइस कम होगा, तो क्या आप अच्छा प्लान बना पाएंगे। तो हाइटन द अनसर्टेनिटी, क्योंकि उनकी प्लानिंग जो बनाती हैं, उनकी जो चीज़ें होता है, जो उनका कॉस्ट होता है, वो इफेक्ट हो जाता है फ्यूचर यील्ड इफेक्ट पड़ जाता है। उन्होंने सोचा कि उनको 7% से रिटर्न होगा, लेकिन ड्यू टू हाइक इन प्राइस उसको सिर्फ कितना मिल रहा है, 5%। तो ये सारी अनसर्टेनिटी हो गई, फ्यूचर फोरकास्टिंग गलत हो गया ये चीज। तो इंडियाज इन्फ्लेशन सर्ज इन लेट 2000 led to decline in foreign direct investment। अगर 2000 की बात करें तो हमारी FDI क्या हो गई है, इनफ्लो क्या हो गई, डिक्लाइन, राइट, हमारी क्या हो गई, डिक्लाइन इन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। कोई इन्वेस्टर हमारी कंट्री में नहीं आ रहा क्योंकि रिटर्न नहीं है, और रिटर्न नहीं होगा तो कौन इन्वेस्टमेंट करेगा। नेक्स्ट है इंटरेस्ट रेट एडजस्टमेंट। इंटरेस्ट रेट एडजस्टमेंट में हाई, अब मान ले इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए हमारी मॉनेटरी पॉलिसी क्या करती है, रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज कर देती है। हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे कोई लोन लेगा नहीं, इन्वेस्टमेंट का इन्वेस्टमेंट होगी नहीं होगी, क्योंकि हमें पता है इन्वेस्टर उसके पास सेविंग नहीं होता। सेविंग कौन करते हैं, हाउस होल्ड, तो वो लोन लेते हैं फर्म, और फर्म लोन लेंगे तो उनको हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मिल रहा है, तो क्यों लेंगे। तो ये है टू कर्ब द इन्फ्लेशन सेंट्रल बैंक रेज द इंटरेस्ट रेट, और इससे बोरोइंग पे उनकी इफेक्ट होगी, और बोरोइंग पे इफेक्ट होगी तो वो इन्वेस्टमेंट क्यों करेंगे, राइट, ये होता है। एग्जाम्पल, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रेज द पॉलिसी रेट ऑफ 13-12 हाई इन्फ्लेशन पीरियड। अब अभी के सिनेरियो ही ले लीजिए, अभी मंथली रिपोर्ट आई है, आप देखेंगे सारी रेट हाई है, तो यहाँ पे कोट कर सकते हैं आप। नेक्स्ट देखते हैं इम्पेयर्ड लॉन्ग, मतलब लॉन्ग में क्या होगी, अनसर्टेन है, कोई रिटर्न नहीं है, तो अनसर्टेनिटी इंड्यूस इन्फ्लेशनरी प्रेशर टेंड टू डेटर द लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। लॉन्ग टर्म में अगर आपको देखे तो ये इफेक्ट करेगा, चाहे वो इंडियन इन्वेस्टर हो, चाहे आप बाहर से कोई इन्वेस्टर आएगा, करेगा, क्योंकि रिटर्न नहीं है, लॉन्ग टर्म की कोई वो नहीं है, क्योंकि इस कंट्री में तो इन्फ्लेशन बहुत है, राइट। तो हिंडरिंग द इकोनॉमी ग्रोथ, और पूरे इकोनॉमी ग्रोथ पे इफेक्ट पड़ेगा। और आज जो काम करते, याद रखिएगा, इकोनॉमी में आज जो आप काम करेंगे उसका क्या होता है, फ्यूचर पे इफेक्ट पड़ता है। तो ये क्या होता है, अनसर्टेनिटी होगी और इकोनॉमी, ओवरऑल इकोनॉमी पे इफेक्ट पड़ेगा। लास्ट में समरी में कंक्लूड करेंगे स्टूडेंट, समरी में क्या कंक्लूड करेंगे कि ये कास्केडिंग इफेक्ट, मतलब कि ये जो इफेक्ट है बिजनेस पे कंज्यूमर इन्वेस्टमेंट, तो तीनों आपको नहीं लगता रिलेटेड है, और तीनों को इफेक्ट होगा, एक दूसरे को इफेक्ट करेगा, तो एक कास्केडिंग जो है वेरी इंपॉर्टेंट, ये इफेक्ट हो जाएगा, लाइक बहुत हिंडर करेंगी इनकी एक्टिविटीज, और ओवरऑल हमारी जो सस्टेन ग्रोथ है
उस पे भी प्रॉब्लम होगी। तो इसी प्रकार से हमने देखा कि ये क्या है, कैसे हैं, इसी पे। लेकिन ये सिलसिला जारी रहेगा, आप हमारे साथ जुड़े रहें, हम आपके लिए बहुत सारे क्वेश्चंस लेके आएंगे, चाहे वो इकोनॉमी से हो या कोई और सब्जेक्ट से रिलेटेड हो, और इकोनॉमी को हम सिंपल लैंग्वेज में पढ़ेंगे, राइट। इसी को देखते हुए IAS 2024 को टारगेट करते हुए हम आपके लिए एक NCERT फाउंडेशन कोर्स, अभी फाउंडेशन कोर्स और NCERT क्यों पढ़ना होता है? क्योंकि हमें टर्म्स कैसे आप लिखेंगे कि लॉन्ग टर्म, कहाँ पे लिखना है फिक्स कैपिटल, कहाँ पे लिखना है वेरिएबल कैपिटल, ये सब आपको NCERT में पता चलता है, बिल्कुल आपकी बेस स्ट्रॉन्ग करती हैं। तो NCERT एक क्या होता है, इम्पॉर्टेंट चीज होती है आपको लॉन्ग टर्म रिटर्न्स के लिए। तो पहले अपना बेस स्ट्रॉन्ग करें, आप जीत जाएंगे। तो उसी को देखते हुए गोयला क्लासेस की तरफ से एक फाउंडेशन NCERT फाउंडेशन कोर्स लॉन्च किया गया है 2024 को टारगेट करने के लिए, जो कि आपको 2999 में ही पड़ेगा। आज के लिए इतना ही, लेकिन फिर मिलूंगी मैं नए क्वेश्चन के साथ। बने रहे गोयला क्लासेस के साथ। आप सभी का धन्यवाद।